Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you will be fine and doing your best. We are studying numerical analysis 2. Course code of this subject is Math 4118. Today is our lecture number 17. As you know that we are studying the section that is numerical differentiation, and the method which we are going to discuss today is Bessel's interpolation formula. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बेसेल इंटरपोलेशन फार्मूला क्या होता है और ये किस सिचुएशन के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो जैसे आपको पता है हम सेंट्रल डिफरेंसेस फार्मूलाज पढ़ रहे हैं, गॉसेस फॉरवर्ड, गॉसेस बैकवर्ड। इसके बाद हमने स्टर्लिंग फार्मूला पढ़ा था। तो ये तीनों फार्मूले हमने सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला के लिए पढ़े थे। तो ये जो फार्मूला है बेसेल्स इंटरपोलेशन फार्मूला, इट इज़ आल्सो यूज्ड टू इंटरपोलेट अ फंक्शन वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द टेबल। जब आपके मिसिंग वैल्यू सेंटर के करीब होती है तो उस सूरत में हम जो है वो बेसेल्स इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करते हैं। तो जैसे हमने देखा है कि पीछे जितने मेथड्स हमने स्टडी किए हैं, स्पेशली जो आपके सेंट्रल डिफरेंसेस फार्मूलाज हैं, उनके अंदर हमने पी के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि अगर आपका पी उस सर्टन रेंज के अंदर हो तो आपका जो मेथड है वो आपको ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देगा। तो similarly, in this method we will also learn that in a certain region of P we will get a most accurate result by using interpolation formula. बट यहाँ पर हम जो बेसेल्स इंटरपोलेशन फार्मूला डिराइव करेंगे वो हम डेरिवेटिव्स को फाइंड करने के लिए करेंगे, लाइक फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव। तो बाकी इसमें कंडीशन सारी वही होंगी कि जब आपको डाटा दिया गया होगा फंक्शन का विच इज़ अननोन फंक्शन और आपको उसका डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना हो और आपको जो पॉइंट दिया गया हो जिस पॉइंट के ऊपर आपने डेरिवेटिव या स्लोप या वेलोसिटी वगैरह निकालनी होती है वो पॉइंट आपके सेंटर वैल्यू के करीब करीब हो, तो उस सूरत में आप ये वाला सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला भी लगा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड बेसेल्स इंटरपोलेशन फार्मूला। इसके अंदर भी पी के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन होगी, अगर आप उस रेंज के अंदर पी फाइंड कर लेते हैं तो ये मेथड आपको एक्यूरेट रिजल्ट दे सकता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज बेसेल्स इंटरपोलेशन फार्मूला। Since we know that the Bessel's interpolation formula is given by y is equal to y naught plus p delta y naught plus p into p minus 1 over 2 factorial delta square y minus 1 plus delta square y naught over 2 plus p into p minus 1 into p minus 1 by 2 over 3 factorial into delta cube y minus 1 plus p into p minus 1 p plus 1 into p minus 2 over 4 factorial into delta 4 y minus 2 plus delta 4 y minus 1 plus p into p minus 1 into p minus 1 by 2 into p plus 1 into p minus 2 over 5 factorial delta 5 y minus 2 plus so on। तो एक तो आप यहाँ पर ये देखें कि आपके पास जो है वो पैरामीटर्स किस तरह से वेरी कर रहे हैं। पहले y नॉट है, उसके साथ कोई पैरामीटर नहीं है, फिर डेल्टा y नॉट के साथ p है, फिर आगे क्या है p इंटू पी माइनस वन, पी माइनस वन वाला फैक्टर साथ आ गया और नीचे 2 फैक्टोरियल है। फिर अगली टर्म के अंदर p इंटू पी माइनस वन और साथ कौन सा फैक्टर आ गया p माइनस वन हाफ ओवर 3 फैक्टोरियल। तो आप देख सकते हैं कि फैक्टोरियल आपके कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, बाकी जो पैरामीटर्स जो फैक्टर हैं पैरामीटर्स के, उनकी जो तरतीब है वो अगर आप गौर करें तो ये जो डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट डिफरेंस कौन सा है, डेल्टा वाई नॉट, दैट इज ऑड डिफरेंस। सिमिलरली अगले डिफरेंसेस कौन से हैं, डेल्टा स्क्वायर एंड डेल्टा स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कि जो ऑड डिफरेंस है डेल्टा वाई नॉट, फिर आगे अगेन डेल्टा क्यूब वाई माइनस वन आ गया, फिर डेल्टा 5 वाई माइनस 2 आ गया।
तो और डिफरेंसेस जो है वो सिंगल आ रहे हैं, उसके साथ कोई और डिफरेंस जो है वो ऐड नहीं हो रहा। लेकिन जो इवन डिफरेंसेस हैं, डेल्टा स्केयर वाई माइनस वन, डेल्टा स्केयर वाई नॉट, इनका एवरेज आपके इस मेथड के अंदर यूज हो रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट डेल्टा फोर वाई माइनस टू, डेल्टा फोर वाई माइनस वन ओवर टू, तो यहाँ पर भी इवन डिफरेंसेस का एवरेज जो है वो यूज हो रहा है। तो अगर आप डिफरेंसेस पे गौर करें तो और डिफरेंसेस सिंगल आ रहे हैं, लेकिन जो आपके इवन डिफरेंसेस हैं वो पेयर की फॉर्म में आ रहे हैं और उनका एवरेज यहाँ पर लिया जा रहा है। बाकी फैक्टोरियल्स हर टर्म के नीचे जो है वो चेंज हो रहे हैं, 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, फिर 4, फिर 5 और अगेन आगे क्या आएगा 6 फैक्टोरियल। लेकिन जो फैक्टर्स हैं आपके कॉफिशेंट के अंदर वो किस तरह चेंज हो रहे हैं, पी, उसके बाद पी इंटू पी माइनस वन। तो अगर आप गौर करें हर टर्म के अंदर एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले p इंटू पी माइनस वन, फिर p माइनस वन बाई टू, फिर क्या हुआ p इंटू पी माइनस वन, और यहाँ पर दो फैक्टर मल्टीप्लाई हुए p प्लस वन और p माइनस टू। सिमिलरली अगली दफा फिर एक ही फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ और वो कौन सा है p माइनस वन बाई टू। तो जो आपके और डिफरेंसेस आ रहे हैं डेल्टा क्यू वाई माइनस वन से और ऑनवर्ड, इनमें सिर्फ क्या हो रहा है कि आपके पास जो फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है वो कौन सा p माइनस वन बाई टू, और उससे पिछला जो फैक्टर है उसी के अंदर एक फैक्टर मल्टीप्लाई होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर p इंटू पी माइनस वन है तो ये एज इट इज है और उसके साथ p माइनस वन बाई टू आ गया। फिर अगली दफा p इंटू पी माइनस वन, यानी इसको अगर आप देखें तो इसमें दो फैक्टर मल्टीप्लाई हुए p प्लस वन और p माइनस टू। सिमिलरली अगली दफा क्या हुआ, ये सारे एज इट इज आए और उसके साथ एक फैक्टर p माइनस वन बाई टू आ गया। तो अगर हम इसी को कंटिन्यू करें तो आगे जो फैक्टर आएंगे उनका हमें आइडिया हो सकता है। यानी अगर आप इस चीज़ को देखें कि ये जो एवरेज आ रही है इनके साथ जो फैक्टर्स की तरतीब है उसके साथ होल नंबर आते हैं, उसके अंदर फ्रैक्शन नहीं आ रही। p इंटू पी माइनस वन, फिर दो फैक्टर मल्टीप्लाई हुए। तो इसी तरह अगले दफ़ा जो दो फैक्टर होंगे वो कौन से होंगे, एक हो गया p माइनस वन, p प्लस वन, p माइनस टू, तो अगला आएगा p प्लस टू और p माइनस थ्री। ठीक है, तो इस तरह से दो फैक्टर कौन कौन से होंगे, p प्लस टू और p माइनस थ्री। और उससे आगे जब आप ऑड डिफरेंस के साथ फैक्टर लिखेंगे तो उससे पिछली टर्म्स के अंदर जो फैक्टर आए होंगे उसके साथ सिंपली p माइनस वन बाई टू वहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये एक तरतीब है जिससे आप अगली टर्म्स को भी बड़ी आसानी से जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं। तो सिंपली इसका आपको सही आइडिया होगा टेबल के अंदर, जब हम टेबल के अंदर इसकी तरतीब देखेंगे तो वहाँ पर आपको मज़ीद इस चीज़ की ज़्यादा जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरह से जो है हमारे डिफरेंसेस जो है ना ये मेथड चूज़ करता है फ्रॉम द टेबल। तो उससे आपको मेथड को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। यहाँ पर जो ज़्यादा चीज़ फोकस करने वाली है वो पैरामीटर्स का जो जो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं हर टर्म के अंदर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली दफ़ा p इंटू पी माइनस वन, फिर कोई चेंज नहीं आया इनमें और इसके साथ एक फैक्टर ये वाला मल्टीप्लाई हो गया। फिर इन्हीं दो फैक्टर्स के साथ आगे दो फैक्टर मल्टीप्लाई हुए बिल्कुल कंटिन्यूस वे के अंदर, p माइनस वन के बाद p प्लस वन, यानी एक दफ़ा प्लस वाला फैक्टर आ रहा है फिर उससे अगली दफ़ा माइनस वाला, p प्लस वन p माइनस टू। इसी को अगर देखें तो आगे p प्लस टू और p माइनस थ्री आपकी इस टर्म के बाद जो टर्म होगी उसके अंदर मल्टीप्लाई होंगी। तो इसमें p क्या है, p आपने ऑलरेडी जो यूज़ करते आए हैं गॉसेस फॉरवर्ड के अंदर, गॉसेस बैकवर्ड के अंदर और स्टर्लिंग के अंदर, वही p यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, x माइनस एक्स नॉट ओवर h। तो ये आपका बेसल्स फार्मूला है टू इंटरपोलेट फंक्शन व्हेन द मिसिंग वैल्यू इज नियर टू द सेंट्रल वैल्यू। तो ये आपने ऑलरेडी न्यूमेरिकल एनालिसिस वन के अंदर जो है ना इसको पढ़ा हुआ है, इसकी डेरिवेशन आपने सारी वहाँ पर की थी। तो अब हमें उस डेरिवेशन को यहाँ पर दोबारा करने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली हम इसको आगे फर्दर जो है वो डिराइव करेंगे टू फाइंड द डेरिवेटिव एंड द सेकंड डेरिवेटिव। So first of all, we will simplify these factors by multiplication. P into p minus 1. After multiplication, it will become p square minus p. And after multiplying these three factors, we will get a simple polynomial. And the same like that in these terms. So after simplifying these factors,
you will get y is equal to y naught plus p into delta y naught plus p square minus p over 2 factorial delta square y minus 1 plus delta square y naught plus 2p cube. After multiplying you will get a polynomial like this. तो हर टर्म के अंदर हमने जो फैक्टर्स थे उनको थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास एक सिंगल पॉलिनोमियल की फॉर्म में जो कोफिशिएंट्स है वो आ चुके हैं। तो नेक्स्ट हमें चूंकि डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो वेरी सिंपली हम इनका डेरिवेटिव बाय यूजिंग पावर रूल जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 which we are going to differentiate with respect to x in our next step. The important thing is that Bessel's formula gives the most accurate result for p between 0.25 and 0.75. तो अगर आप p इस रेंज के अंदर आपको मिल जाता है या आप चूज कर लेते हैं, तो आपको ये मेथड जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट देगा। ठीक है, तो इस p को किस तरह मतलब आप चूज करते हैं, आपको ऑलरेडी इसका आइडिया है। आपको x दिया गया होता है, बाकी टेबल आपको दिया गया होता है, तो टेबल में से आपने x नॉट को चूज करना होता है इस तरह से कि आपका p इस रेंज के अंदर आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चंस के अंदर भी हम इस चीज को जो है वो नोटिस करेंगे कि x नॉट जब हमने चूज करना होगा तो हम ये रेंज जो है इसको भी माइंड में रखेंगे। तो हमारी कोशिश होगी कि हमारा जो p की वैल्यू हो, पैरामीटर की वैल्यू, वो इस रेंज के अंदर आ जाए। इससे क्या होगा कि आपको मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो डेरिवेटिव का और सेकंड डेरिवेटिव का मिल सकता है। अदरवाइज अगर आपका पी इस रेंज में नहीं आता तब भी आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन उसकी एक्यूरेसी जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो रिलायबल नहीं होगी। तो सिंपली एक चीज़ आप ये माइंड में रखें कि जैसे आपने गॉसेस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला के अंदर कहा था कि p 0 to 1 की रेंज में होगा तो एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। फिर गॉसेस बैकवर्ड में -1 to 0 था, इसी तरह स्टर्लिंग में -0.25 टू +0.25, ये आपने रेंज जो है ना वहां पर लिखी थी टू गेट द मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट। सिमिलरली इन दिस मेथड the most accurate result will be obtained by using the range of p in between 0.25 and 0.75. Okay, I think you got this point, and this is very important to understand the accuracy of by using this method. It means that x naught should be selected such that p satisfies this inequality. तो आप x naught ऐसा चूज करेंगे, अपने गिवन x को देख के x naught आप चूज करेंगे ताकि आपका p जो है वो इस रेंज के अंदर लाई कर रहा हो, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो उससे क्या होगा, आपको मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डिफरेंस टेबल को। डिफरेंस टेबल के अंदर से ये कैसे डिफरेंसेस को यूज करता है, ये आपने न्यूमेरिकल 1 के अंदर भी पढ़ा होगा, लेकिन हम इसको दोबारा से जो है वो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो हम मेथड को भी सामने रखेंगे और इस डिफरेंस टेबल को भी हम सामने रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने एक जर्नल डाटा ले लिया x-3, x-2, x-1, x0, x1, x2, x3, एंड सिमिलरली इस x-3 का अगेंस्ट y-3, देन y-2, y-1, y0। फिर हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट किया है। ये फॉरवर्ड डिफरेंस के जो है वो वैल्यूज हैं। पहले क्या होगी, डेल्टा y-3, फिर डेल्टा y-2, डेल्टा y-1, डेल्टा y0, डेल्टा y1, डेल्टा y2। तो हर कॉलम जो है वो -3 से शुरू होगा और उसकी जो सबस्क्रिप्ट्स हैं वो बाय 1 जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। तो -3 से आगे -2, फिर -1, फिर 0, 1। सिमिलरली आपने ये सारा जो टेबल वो कंस्ट्रक्ट कर लिया। उसके बाद इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि आपने कौन सी वैल्यूज मेथड के अंदर पुट करनी है। तो वो जो वैल्यूज पुट करनी है उनको मैंने रेड हाईलाइट किया हुआ है, रेड कलर के अंदर। तो ये जो 3 लाइनें हैं ये बेसिकली आपके इस मेथड के अंदर यूज होंगी, जहां से आपका x नॉट जो आप चूज करेंगे और उससे नीचे x1, यानी ये जो 3 लाइनें होगी। आप इन जर्नल इसमें ये 3 लाइनें हैं, तो ये ऊपर नीचे जो है वो शिफ्ट हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। तो आपने बस ये याद रखना है कि x नॉट के सामने वाली लाइन और उससे नीचे जो 2 लाइंस होंगी ये आपके इस मेथड के अंदर यूज होंगी। बाकी जो वैल्यूज पुट होंगी वो इसमें जो रेड हाईलाइटेड हैं उनके वो वैल्यूज जो है आप मेथड के अंदर पुट करेंगे। आप देख सकते हैं पीछे फार्मूला लिखा हुआ है।
वाई नॉट यूज होता है, डेल्टा वाई नॉट यूज होता है, फिर डेल्टा स्केयर वाई माइनस वन, डेल्टा स्केयर वाई नॉट, डेल्टा क्यूब वाई माइनस वन, डेल्टा फोर वाई माइनस टू, डेल्टा फोर वाई माइनस वन, डेल्टा सिक्स वाई माइनस टू। तो इसी तरह अगर हम आगे चलें तो डेल्टा सिक्स वाई माइनस थ्री और डेल्टा सिक्स वाई माइनस टू। तो अगर आप सब सिक्रेट्स को देखें तो जैसे हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो उसमें वाई नॉट खत्म हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। तो आपकी वैल्यूज डेल्टा वाई नॉट से शुरू होंगी। तो वाई नॉट दो दफ़ा आएगा, माइनस वन दो दफ़ा आएगा, सॉरी तीन दफ़ा, यानी वाई नॉट वाई नॉट तीन तीन दफ़ा इसमें जो आपके सब्सक्रिप्ट्स हैं वो वेरी करते हैं। लेकिन डेरिवेटिव लेने के बाद क्या होगा कि एक वाई नॉट यहाँ पर कम हो जाएगा। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव लेने के बाद दो वाई नॉट इसमें से स्किप हो जाएंगे। तो बहरहाल ये चीज़ हम आगे देखते हैं। आफ्टर डिफरेंशिएटिंग हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है। P आपके पास क्या है, x माइनस एक्स नॉट है, सो डी पी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वन ओवर एच हो जाएगा। तो अब हम अपनी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, इक्वेशन नंबर वन को विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास जो है ना सिंपली डेरिवेटिव लेने के बाद ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक सिर्फ p का डेरिवेटिव आ रहा है, बाकी जो डेल्टा वाई नॉट है, जितने भी डेल्टाज हैं, डिफरेंसेस हैं, वो एज अ कांस्टेंट डील हो रहे हैं। तो p का डेरिवेटिव और इसके साथ चेन रूल लगा हुआ है। तो हर टर्म के अंदर आप देख सकते हैं देयर इज अ फैक्टर इन्वॉल्विंग डी पी बाई डी एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक इट एज अ कॉमन फैक्टर। हाँ जी, यहाँ पर देखिए आपने डी पी बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया, बाकी सारा जो टर्म्स हैं एज इट इज लिखी हुई हैं। अभी इसमें मजीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, लाइक अगर आप ये टू इस 24 के साथ कैंसिल कर दें, वन बाई 12 आ जाएगा। सिमिलरली टू विल बी कैंसिल बाई टू। सो एक तो हम डी पी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं विच इज़ वन ओवर एच, और दूसरा हम यहाँ पर ये सिंप्लीफिकेशन करते हैं कि जहाँ पर फैक्टर्स आपके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के अंदर कैंसिल आउट हो रहे हैं वो हम कैंसिल कर देंगे। तो आफ्टर दिस स्टेप you have dy by dx is equal to 1 over h by putting the value of dp by dx and delta y naught plus 2p minus 1 delta square y minus 1 plus delta square y naught over 2 plus 6p square minus 6p plus 1 over 12, 3 factorial into 2 is written as 12, plus 2 is cancelled with 24, it is 1 by 12. So 2pq minus 3p square minus p plus 1 over 12, delta 4y minus 2 plus delta 4y minus 1 over 2 as it is आ गया। 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, बाकी ये फैक्टर एज इट इज आ गया और 5 फैक्टोरियल आ गया। तो दिस इज द बेसल्स इंटरपोलेशन फार्मूला to find the first order derivative. Similarly, अगर आप सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं, आप इसी इक्वेशन नंबर टू का डेरिवेटिव दोबारा ले लें। तो ये क्या होगा कि यहाँ पर डेल्टा वाई नॉट कांस्टेंट के तौर पर आएगा, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। 2p का डेरिवेटिव 2dp बाई डी एक्स और माइनस वन का जीरो हो जाएगा। तो सिमिलरली आपने सिंपली डेरिवेटिव लेना है हर टर्म के अंदर। तो आप देखेंगे कि अगेन dp बाई डी एक्स हर टर्म से कॉमन आ रहा होगा। तो हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन वी गेट। तो ये आपने सेकंड डेरिवेटिव ले लिया, डेल्टा वाई नॉट यहाँ पर था वो जीरो हो गया। बाकी हमने चेन रूल और पावर रूल अप्लाई किए हैं पॉलिनोमियल्स के ऊपर। उसके बाद ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव की जो है वो वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डी पी बाई डी एक्स अगेन क्या है, कॉमन फैक्टर है, इसको हम कॉमन लेंगे, बाकी टू फैक्टोरियल के साथ कैंसिल करेंगे। यहाँ से 6 कॉमन आएगा, वो इस 12 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से 5 कॉमन आएगा, इस 5 फैक्टोरियल के साथ वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डी पी बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया और अंदर इस 2 ओवर 2 फैक्टोरियल इसको कैंसिल कर दिया, ये वाला 2 एज इट इज आ गया, प्लस यहाँ से 6 कॉमन ले लिए इंटू 2p माइनस 1 ओवर 12 आ गया। यहाँ पर कोई फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा है, ये एज इट इज हमने लिख दिया, डी पी बाई डी एक्स बाहर चला गया। लेकिन नीचे 5 जो है वो कॉमन आ रहा है, इसको हमने 5 को कॉमन ले लिया, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1, और 5 फैक्टोरियल क्या होता है 120, तो ये हमने यहाँ पर 120 लिख लिया। वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप। सिंपली आपने क्या करना है कि आपने डी पी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करनी है।
that is 1 over h. तो 1 over h is already here, so it will become 1 over h square. तो यहाँ पर 1 over h square हो जाएगा, बाकी सारा फार्मूला आपने एज इट इज लिख दिया है, सिर्फ आपने कैंसलेशन कर ली है, जो कोफिशिएंट्स आपके कैंसिल हो रहे थे उनको आपने कैंसिल कर दिया, बाकी आपके पास जो है ना फाइनल ये फार्मूला बन जाएगा टू फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जो आपके डिफरेंसेस की तरतीब है, कहाँ पे एवरेज लेनी है, कहाँ पे सिंगल डिफरेंस आना है, वो बिल्कुल सेम वही है, सिर्फ जो चीज़ चेंज हो रही है दैट इज द कोफिशिएंट्स। 2p-1 यहाँ पर आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर और था, यहाँ पर डिफरेंट हो गया। इसी तरह इसका कोफिशिएंट चेंज हो गया, इसका कोफिशिएंट भी चेंज हो गया। तो अगर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव वाला फार्मूला याद हो तो आप सेकंड डेरिवेटिव वाला वहाँ से फौरन डिराइव कर सकते हैं जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू रिमेंबर द फार्मूला टू फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। This is the Bessel's interpolation formula for second order derivative. Thank you.